तो आज हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक दिल्ली गवर्नेंस। इस टॉपिक को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उन दोनों के बीच में अभी एक डिस्प्यूट था और यू कैन से टशल था, और ये टाइम टू टाइम ये टशल इरप्ट होता है। एंड नंबर टू टॉपिक डिस्कस करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने G7 का समिट जो मिड जून में होने वाला था उसको उन्होंने शिफ्ट करके उन्होंने कहा कि इट इज शिफ्टेड और इट इज पोस्टपोन टिल मिड ऑफ सितंबर। और उन्होंने कहा कि वी शुड इंक्रीज और ब्रोडन अप मेंबरशिप ऑफ G7 टू G10 और G11। तो ये दो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, वन गवर्नेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड नंबर सेकंड दिल्ली गवर्नेंस। आउटलाइन क्या है इस टॉपिक का? सो व्हाट इज द प्रेजेंट कंटेक्स्ट इन विच वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक? हाउ दिल्ली इज गवर्न, व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट दिल्ली? सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था ऑन 14th ऑफ फरवरी 2019, वो क्या है? और उसने बहुत सारे डाउट दिल्ली रिलेटेड क्लियर किया है। दिल्ली में चैलेंजेस हम क्या फेस कर रहे हैं और दिल्ली के प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। यूनिक प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली, यूनिक चैलेंज ऑफ दिल्ली रिक्वायर यूनिक सोल्यूशन। नाउ व्हाट इज प्रेजेंट कंटेक्स्ट? ऑन 7th जून 2020 दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि दिल्ली गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल को रन कर रही है और दिल्ली में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, द बेड्स ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड द बेड्स ऑफ द हॉस्पिटल रन बाय दिल्ली गवर्नमेंट विल बी रिजर्व फॉर रेसिडेंट ऑफ दिल्ली। उनके लिए रिजर्व होगा। और ये कब तक होगा? जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता, मींस कोविड-19 पेंडेमिक जब तक खत्म नहीं हो जाता। सो हॉस्पिटल बेड्स ऑफ दिल्ली which is run by Delhi government and private hospital will be exclusively reserved for Delhi resident reason। दिल्ली में कोरोना वायरस के केस इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगर हम बाहर के पेशेंट को यहाँ पे एडमिट करेंगे तो उतना स्पेस, उतना बेड हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को रन कर रही है, लाइक एम्स को वो रन कर रही है या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल को रन कर रही है, तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, वो जिसको अलाउ करना है कर सकता है। मींस दिल्ली के रेसिडेंट और नॉन दिल्ली के रेसिडेंट वो दोनों वहां पे एडमिट हो सकते हैं। 7 जून को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने अनाउंस किया ये। 8th को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली अनिल बैजल उन्होंने इसको रिवर्स कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो भी ये ऑर्डर अनाउंस किया है दैट इज रॉन्ग। Why it is wrong? According to Article 21 of Indian Constitution, everybody should have right of basic health care। तो अगर मैं यूपी का हूँ, राजस्थान का हूँ और मुझे लगता है कि बेटर हेल्थ केयर के लिए मुझे दिल्ली जाना चाहिए, why shouldn't I go? बिकॉज दिल्ली नेशनल कैपिटल है, कोई स्टेट तो है नहीं, और अगर स्टेट भी होता तो ऐसे कोई मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। तो अनिल बैजल ने इस ऑर्डर को स्टक डाउन कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, बाहर से लोग आके भी दिल्ली में अपना ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट का स्टैंड, पहले उन्होंने अनिल बैजल को अपोज किया। उन्होंने कहा कि जो भी अनिल बैजल ने डिसीजन लिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है और दिल्ली में मे बी 4 लाख 5 लाख केस इंक्रीज हो जाएगा इन नियर फ्यूचर, और तब हम क्या करेंगे? तो ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट है, टशल बिटवीन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। ये कोई नया टशल नहीं है, ये कोई पहले मैटर पे टशल नहीं है। ऐसे न्यूमरस मैटर है जिसके ऊपर टशल है बिटवीन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा दिल्ली गवर्न कैसे होता है। सो वंस यू अंडरस्टैंड हाउ दिल्ली इज गवर्न, देन आप इसके अंदर से निकाल पाओगे कि क्या रीजन है जिसके वजह से डिस्प्यूट होता है, टशल होता है इन दोनों के बीच में। तो 1952 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उसके बाद इंडिया में डिफरेंट टाइप के स्टेट बने थे, पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट, पार्ट डी स्टेट। अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पार्ट 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था और वो बाद में रिपेल हो गया। सो 1952 में दिल्ली पार्ट सी स्टेट था, उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली थी और चीफ मिनिस्टर थे। देन 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी, इसका रिकमेंडेशन आया इन 1955 एंड बेस्ड ऑन दैट 1956 में दिल्ली को यूनियन टेरिटरी हमने बना दिया
और दिल्ली will be headed by or governed by chief commissioner. So in 1952 it was part C state. In 4 year we have changed it to union territory status and it will be governed by chief commissioner. Then 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमने किया, जिसके थ्रू आर्टिकल 239 डबल ए इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने इंसर्ट किया और उसके बाद हमने दिल्ली के अंदर पॉपुलरली इलेक्टेड असेंबली बनाया. पॉपुलरली इलेक्टेड असेंबली मींस असेंबली विल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल. तो वो दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें 70 सीट है एंड दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं. तो अभी जो दिल्ली का आप गवर्नेंस स्ट्रक्चर दे रहे हो वो 1991 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके अकॉर्डिंग है. दिल्ली का एग्जीक्यूटिव ब्रांच लेफ्टिनेंट गवर्नर है. जैसे स्टेट को आप देखो, से महाराष्ट्र स्टेट है, गुजरात स्टेट है, तो इसके हेड गवर्नर होते हैं. तो वैसे ही दिल्ली के एग्जीक्यूटिव हेड हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके अंदर चीफ मिनिस्टर एंड देन बाकी के मिनिस्टर्स. सो बाकी के मिनिस्टर्स को प्लस चीफ मिनिस्टर को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं. सो साइज ऑफ दिल्ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड बी नॉट मोर देन 7 इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर. लेजिस्लेचर 70 मेंबर का लेजिस्लेटिव असेंबली है. लेजिस्लेटिव असेंबली को विधान सभा हम कहते हैं. जुडिशरी दिल्ली हाई कोर्ट है जिसका जुरिस्डिक्शन है दिल्ली पे. देन लोकल गवर्नमेंट, तो दिल्ली कंप्लीट अर्बनाइज एरिया है, वहां पे रूरल एरिया नहीं है. सो दिल्ली के अंदर 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है. नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड, जहाँ पे एयरफोर्स का, आर्मी का, डिफेंस पर्सनल जहाँ पे रहते हैं. तो 5 अर्बन लोकल बॉडी है, दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. दिल्ली के अंदर 11 डिस्ट्रिक्ट है. ये पूरे दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट का मैप है. दिल्ली पुलिस, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है बट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करती है और दिल्ली पुलिस को हेड करते हैं पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली. देन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, जो दिल्ली के अंदर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल, लीजर फैसिलिटीज के बारे में वर्क करता है, उसके बारे में प्लान बनाता है. दिल्ली के अंदर ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं जो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर होते हैं, टॉप लेवल के गवर्नमेंट सर्वेंट. एंड देन डायनिक्स ऑफिसर है. आईएएस ऑफिसर का सिलेक्शन, डायनिक्स ऑफिसर का सिलेक्शन, ये दोनों यूपीएससी करती है. डायनिक्स ऑफिसर, इसका कैटेगरी है, ये ग्रुप बी सर्विसेज है. जैसे आप अगर किसी स्टेट को ले, से गुजरात के आप लो, तो गुजरात के अंदर टॉप के जो ऑफिसर होते हैं वो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं. लेकिन फाइनल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए गुजरात का अपना पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन है, दैट इज जीपीएससी, वो एग्जाम कंडक्ट करता है और गैस के ऑफिसर को रिक्रूट करता है. तो दैट इज गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. बट दिल्ली क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, तो आईएएस ऑफिसर और डायनिक्स, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट करता है एंड दैट इज बाय यूपीएससी. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है दिल्ली के गवर्नेंस के बारे में? तो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991, उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हमने इंसर्ट किया 239 डबल ए. जब भी मैं ऐसा कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, which means I am adding something into constitution, I am removing something from constitution and I am changing something in constitution. So addition, repeal and altercation, that is amendment. So 239 डबल ए, जहां पे भी ऐसा वर्ड आता है, आर्टिकल 239 ए आया या बी आया, सी आया, विच मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये नहीं था और बाद में इसको हमने ऐड किया. जैसे ये हो गया आर्टिकल 5, फिर आर्टिकल 6. अब सपोज करो आपको कुछ और यहाँ पे ऐड करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, तो नए आर्टिकल को अगर आप 6 नाम दोगे तो सारा का सारा शिफ्ट हो जाएगा.
तो आप क्या करोगे कि इसको 5A नेम दे दोगे, ताकि ये पूरा अरेंजमेंट शिफ्ट भी ना हो और जो अमेंडमेंट किया है उसको हमने ऐड भी कर दें। तो जहां पे भी ABC कुछ आता है यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उसको हमने ऐड किया है। सो आर्टिकल 239 AA ये स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू दिल्ली है। इसमें ऐसा कहा गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली will be known as National Capital Territory of Delhi, that is NCT Delhi. There is a difference between NCR and NCT. NCT means Delhi Union Territory, National Capital Territory, और NCR means National Capital Region. इसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है एनसीआर को लेके, और वो केस ऐसा है, से टाइम टू टाइम यूपी गवर्नमेंट वो दिल्ली से जो उनका बॉर्डर लग रहा है उसको सील कर देती है, तो जिसकी वजह से जो लोग नोएडा जॉब करने जाते हैं या नोएडा से जो लोग दिल्ली में जॉब करने आते हैं वो इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, या हरियाणा गवर्नमेंट बॉर्डर सील कर देती है, तो जिसकी वजह से गुड़गांव और दिल्ली के बीच में मूवमेंट बंद हो जाता है। तो ये पूरा रीजन दिल्ली प्लस यूपी का गाजियाबाद नोएडा प्लस हरियाणा का फरीदाबाद पलवल रीजन गुड़गांव रीजन, ये सारा दिल्ली एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो लीगली तो ये 3 डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिवाइडेड है, बट कल्चरली दे आर सिमिलर। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी ये केस गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि हमें एक कॉमन पॉलिसी बनाना चाहिए एनसीआर रीजन के लिए, नेशनल कैपिटल रीजन के लिए। नहीं तो ऐसा हो कि सुबह आप से दिल्ली से गुड़गांव जॉब के लिए जा रहे हैं, आफ्टरनून में हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर को सील करना है, और इवनिंग में फिर आप रिटर्न ही नहीं आ पाएंगे। तो एक कॉमन पॉलिसी होना चाहिए। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी। सो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ही विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया में गवर्नमेंट का लेवल, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। से स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन फेडरल रिलेशन है, वो दोनों अपने पावर को शेयर करते हैं, अथॉरिटी को शेयर करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर है। बट यूनियन टेरिटरीज यूटीज, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब यूनियन टेरिटरी है। तो जैसे ये नेम सजेस्ट करता है, ये यूनियन गवर्नमेंट का टेरिटरी है, तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का कंप्लीट डोमिनेंस है। तो यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी के बीच में यूनिटरी रिलेशन होता है, यूनियन गवर्नमेंट कंप्लीट डोमिनेट करता है। तो यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को, यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को। अब यूनियन गवर्नमेंट के हेड कौन है? That is a president of India. So president of India will appoint a lieutenant governor of Delhi. President of India will appoint a chief minister of Delhi. लेकिन दूसरे स्टेट में चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? जैसे गुजरात में चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? तो वो गवर्नर अपॉइंट करेंगे। तो ये डिफरेंस आप याद रखना। दिल्ली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट किया हमने, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली होगा वो 70 होगा, विच विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, और इलेक्शन कंडक्ट होगा बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो इलेक्शन कंडक्ट करेगा। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, उसके पास पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है हमारे पास। एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरा है, किसी को डाउट है कुछ? डाउट नहीं है तो ऑडियो को म्यूट कर देना। 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर 3 लिस्ट है, डेट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में लॉ मेकिंग पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, डेट इज विधान परिषद और विधानसभा, या दोनों का कॉम्बिनेशन। कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट के पास भी है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है।
तो ये जो अरेंजमेंट है वो स्टेट्स के लिए अरेंजमेंट है। दिल्ली के लिए अरेंजमेंट कैसा है कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है या स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है, उसके ऊपर लॉ बना सकती है, बट पार्लियामेंट का यहाँ पे ओवर राइडिंग पावर है। सो पार्लियामेंट चाहे तो उस चीज को चेंज कर सकती है, बिकॉज ये यूनियन टेरिटरी है। बट स्टेट के केस में पार्लियामेंट के पास ओवरराइडिंग पावर नहीं है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। बट अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है, जैसे अभी हेल्थ इमरजेंसी जैसा सिचुएशन था कोविड-19 की वजह से, या फिर नेशनल इमरजेंसी है, तब तो वो कर ही सकती है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में यूनियन गवर्नमेंट के पास ओवरराइडिंग पावर नहीं होता, बट यूनियन टेरिटरी के केस में ओवरराइडिंग पावर होता है। So Legislative Assembly of Delhi, which has 70 members, they can legislate or make law on any subject mentioned in state and concurrent list except three. और वो थ्री क्या है? पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर मीन्स लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस और लैंड। ये तीन पे वो लॉ नहीं बना सकती, बाकी सब चीज पे लॉ बना सकती है। बट पार्लियामेंट के पास ओवर राइडिंग पावर है, पार्लियामेंट जब चाहे चेंज कर सकता है। से गुजरात असेंबली के अंदर 182 एमएलएज हैं। इसका अगर हम 15% लेते हैं तो समवेयर आता है 27। तो गुजरात में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर का मैक्सिमम नंबर हो सकता है 27। बट दिल्ली के अंदर असेंबली में 70 लोग हैं, 70 एमएलएज हैं। इसका 10%, तो डेट विल बी 7। तो दिल्ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मैक्सिमम साइज होना चाहिए, देयर शुड बी 7 मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। सो ये डिफरेंस है स्टेट से। सो 10% स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये मैक्सिमम है, उससे कम भी चाहे तो आप रख सकते हैं, जैसे 4 मिनिस्टर भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 7 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। Chief Minister of Delhi is appointed by President, but Chief Minister of Maharashtra, Chief Minister of Gujarat is appointed by Governor, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, महाराष्ट्र स्टेट है। तो चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। दूसरे मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसा होता है, प्रेसिडेंट थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिकमेंड करेंगे कि सर इन लोगों को आप मिनिस्टर बना दो, और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर वो प्रेसिडेंट को भेजेंगे और प्रेसिडेंट उनको मिनिस्टर बना देंगे। ये किसी का डाउट आया है? ये स्पीकर Sir, बोलिए। yes, sir. So, rest of the union territories chief ministers are also appointed by president, यस। or it is just Delhi? नो All नो, the union. yes, all the union territory of Puducherry, union territory of Jammu and Kashmir, because these three UT has legislator. Okay, so these three chief ministers will be appointed by president. Yeah. Okay, sir. इसलिए जैसे पुडुचेरी के अंदर भी अभी ये टशल है बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी वी नारायण स्वामी। तो वहां पे भी एक ऐसा मूवमेंट चल रहा है। और पहले ऐसा था कि जो रूलिंग पार्टी थी, रूलिंग पार्टी वहां पे कांग्रेस है, they were accusing lieutenant governor of a high-handed approach, running parallel government. Now the opposition party over there, which is AIADMK, जो जयललिता की पार्टी है और इवन एनडीए की कंस्टिट्यूएंट पार्टनर भी है, तो वो भी कह रही है कि यस, जो वट एवर इज द कंडक्ट ऑफ किरण बेदी लेफ्टिनेंट गवर्नर, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। Okay, sir. Thank you, sir. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है असेंबली को। रीजन से असेंबली के अंदर 70 एमएलएज हैं और उसमें से 7 लोग मिनिस्टर बनते हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। तो ये एग्जीक्यूटिव है, ये 70 लोग लेजिस्लेचर हैं। तो इंडिया में अरेंजमेंट ऐसा है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन कैसे हुआ? लोगों ने वोट किया, 70 एमएलए को इलेक्ट किया। सो एग्जीक्यूटिव विच इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर will be collectively responsible to assembly, which is legislature of Delhi. Legislature मतलब लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ को एग्जीक्यूट करना, एंड जुडिशरी का मतलब है लॉ के अंदर अगर कुछ डाउट है तो उसको क्लैरिफाई करना।
Council of Minister headed by Chief Minister, they will aid, help and advise Lieutenant Governor in exercise of his function. लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ भी काम करना होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर उनको एड एंड एडवाइस करेंगे, एक्सेप्ट इन दोस फंक्शन जहां पे उनको अपने मर्जी से काम करना है, इट इज डिस्क्रिशन से काम करना है. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है, सपोज करो महाराष्ट्र स्टेट है, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र को कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं, तो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर बाइंडिंग है, उनको ये मानना पड़ेगा ही कैन नॉट डिनाई. बट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ एडवाइस देते हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि नो, आई हैव अनदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ये सारा मैटर जाएगा प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट इस मैटर को सुनेंगे और सुनने के बाद वो फिर डिसीजन लेंगे एंड देन दोनों को उसको अकॉर्डिंगली वर्क करना है. जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं ऐसा कहता हूं प्रेसिडेंट, तो इसको आप ऐसे कंसिडर करो, प्रेसिडेंट ब्रैकेट के अंदर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम कैबिनेट कहते हैं पॉपुलर टर्म में, और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्लस उनके दूसरे मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर. सो व्हेनेवर आई से प्रेसिडेंट विल टेक दिस डिसीजन, दिस मींस यूनियन गवर्नमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रेसिडेंट इंडिया में सिंबॉलिक हेड है, प्रेसिडेंट के पास रियल पावर नहीं है, रियल पावर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास है. So in case of difference of opinion between lieutenant governor and chief minister or other minister of Delhi, the matter will be referred to president of India and president of India decision लेंगे उसके ऊपर and LG को चीफ मिनिस्टर को उस अकॉर्डिंगली वर्क करना होगा. अभी इस एपिसोड में भी देखो, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को हम दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रखेंगे, रेसिडेंट ऑफ दिल्ली के लिए. लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसको रिवर्स कर दिया ऑर्डर को, उन्होंने कहा कि नहीं, दिल्ली के हॉस्पिटल सबके लिए ओपन रहेगी. अब अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम एलजी के बातों को हम मानेंगे. इन दिस डिफिकल्ट टाइम देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग एंगेज इन डिस्प्यूट या पॉलिटिकाइज करना, उसको लेके हम इसमें नहीं जाएंगे. बट रियल में अरविंद केजरीवाल के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, उनको एलजी की बात को मानना ही पड़ेगा, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. तो वो कितना भी अपोज कर ले वर्बली या कितना भी पॉपुलर वे में अपोज करें, बट ही हैज टू just follow the order of lieutenant governor, he doesn't have any other option. और वो कोई फुल फ्लेज स्टेट के चीफ मिनिस्टर नहीं है कि उनके पास अपना कुछ ऑटोनॉमी होगा. तो यहाँ पे he has to submit his autonomy, he has to submit his decision making power to central government, and central government is managing Delhi through lieutenant governor. Now लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेके, चीफ मिनिस्टर को लेके रेगुलर टशल होता रहता था कि किसके पास ज्यादा पावर है. लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो तो इलेक्टेड नहीं है. इमेजिन करो, दिल्ली के अंदर असेंबली का इलेक्शन हुआ, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो गए और चीफ मिनिस्टर को काम करना है, बट रियल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. अब 5 साल चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर पाएंगे और फिर जब वो जनता के पास जाएंगे तो जनता उनसे क्वेश्चन पूछेगी कि सर, हमने तो आपको इलेक्ट किया है पर आपने काम नहीं क्यों नहीं किया. तो दिल्ली एक ऐसा यूनिक केस है जहां पे एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है बट जिसके पास रियल पावर नहीं है. सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, जो दिल्ली की जनता सिर्फ दिल्ली के लिए तो उनको इलेक्ट करती नहीं है, और उनके पास रियल पावर है बट अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कैसे उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है. तो सुप्रीम कोर्ट का 14 फरवरी 2019 को जजमेंट आया था और ये एक लैंडमार्क जजमेंट था दिल्ली के गवर्नेंस रिलेटेड. अब ये जजमेंट के डिफरेंट फीचर क्या है. पहला आता है कि दिल्ली पुलिस को लेके नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली गवर्नमेंट, उसके पास कोई भी लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, उसके पास कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है. ये क्लियर किया, जो पहले भी मेंशन था. अब ये इंसिडेंट लाइट में क्यों आया था? दिल्ली गवर्नमेंट ने
दिल्ली पुलिस का एक एंटी करप्शन ब्रांच है, उसको ऑर्डर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स हैं, उसको आप इन्वेस्टिगेट करो। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि नहीं, पुलिस को लेके आपका कोई भी पावर नहीं है, नाइदर आप पुलिस को कुछ ऑर्डर दे सकते हैं और नाइदर पुलिस के रिलेटेड किसी लॉ को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एस्पेक्ट था जजमेंट का। देन सेटिंग ऑफ इंक्वायरी अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, ये एक एक्ट है। तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था पहले कि जब हम दिल्ली के लिए स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, से स्टेट गवर्नमेंट विल डू दिस थिंग, स्टेट गवर्नमेंट विल डू दैट, सो जब दिल्ली के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं उसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट दिल्ली गवर्नमेंट। सो अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने डिफाइन किया था कि द टर्म स्टेट गवर्नमेंट इन दिस एक्ट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, और सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने भी इस व्यू को अपहेल्ड किया है, विच मींस सेंट्रल गवर्नमेंट कंपिटेंट अथॉरिटी है इंक्वायरी कमीशन को क्रिएट करना अंडर दिस एक्ट, नॉट दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये सेकेंड एस्पेक्ट था जजमेंट का। थर्ड एस्पेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्रीकल्चर लैंड के मिनिमम रेट को लेके था, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पे ये वाला ऑब्जर्वेशन को पढ़ो। लेफ्टिनेंट गवर्नर is not expected to differ routinely with decision of council of minister, मीन्स हर टाइम पे वो डिफर नहीं कर सकता कि से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेगा कि नहीं मेरा कुछ अदर आर्गुमेंट है। डिफरेंस शुड बी cogent and strong, means clear and strong. In case of difference of opinion, LG has to refer the matter to president. तो ये ऑर्डर कहता है कि हर टाइम पे एलजी को डिफर नहीं करना है चीफ मिनिस्टर से, और वो कभी कभी डिफर कर सकते हैं लेकिन वो डिफर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। और इन केस दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये मैटर को प्रेसिडेंट के पास लेके जाएंगे। अब ये क्यों? क्योंकि जब नजीब जंग, इससे पहले जो अभी अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उससे पहले नजीब जंग थे, उनके बीच में और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के बीच में रेगुलर टशल होता था, और जिसके वजह से दिल्ली के गवर्नेंस एंड अल्टीमेटली दिल्ली के लोग सफर करते थे। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर किया कि ऑब्जेक्टिव डिफरेंस होना चाहिए। फोर्थ, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके अगेंस्ट किसी ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लॉयर को भेजेगी कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके हमें डिफेंड करो। तो वो अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल को हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल है। कोई स्टेट गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट किसी ने सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस कर दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना लॉयर होता है, डेट इज एडवोकेट जनरल। वैसे ही दिल्ली गवर्नमेंट के पास अपना स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जो दिल्ली गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करना हो तो वो अटॉर्नी जनरल के थ्रू, सॉलिसिटर जनरल के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। स्टेट गवर्नमेंट को अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना हो तो वो एडवोकेट जनरल के थ्रू करता है। बट यूनियन टेरिटरी, उसको अगर कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन अपॉइंट कर सकता है? तो ये पावर आया एनसीटी गवर्नमेंट के पास, यानी दिल्ली गवर्नमेंट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था? Lieutenant Governor, while appointing a special public prosecutor, because Lieutenant Governor is head of a Delhi government executive, is to act on aid and advice of Council of Minister. वो उनको एडवाइस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उनको अपॉइंट करना है। तो ये फोर्थ एस्पेक्ट था जजमेंट का। फिफ्थ एस्पेक्ट, जो ऑफिसर्स होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, वो किसको रिपोर्ट करेंगे और उसके ऊपर किसका अथॉरिटी होगा। इफ ऑफिसर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अबोव हैं, जो और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं उनका हायरार्की होता है। सबसे ऊपर होता है सेक्रेटरी, देन एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो ये सब डिफरेंट
यू कैन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं. तो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर ऑफ द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबोव, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा. ट्रांसफर मीन्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पोस्ट करना, ट्रांसफर करना, और पोस्टिंग मीन्स उनको चार्ज देना किसी डिपार्टमेंट का. फॉर अदर लेवल, ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे का लेवल का है, लाइक डेनिक्स ऑफिसर, इसके जो फाइल होंगे वो चीफ मिनिस्टर के थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा. तो चीफ मिनिस्टर के पास भी इंपॉर्टेंट पावर होगा. और यहाँ पे कहा गया कि चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में एक हार्मोनियस वर्किंग रिलेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होना चाहिए, एक हार्मोनियस वर्किंग रिलेशन होना चाहिए. इसको लेके सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच थे उसके अंदर भी डिस्प्यूट था, तो उन्होंने फिर इसको लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है. बट अभी स्टेटस ऐसा है कि जॉइंट सेक्रेटरी एंड उसके ऊपर के लेवल के ऑफिसर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी ओवर देम, और उसके नीचे के जो ऑफिसर होते हैं वहां पे दिल्ली गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, बट दैट आल्सो लिमिटेड. चीफ मिनिस्टर के पास वो फाइल जाएगा एंड चीफ मिनिस्टर के बाद वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा. तो अल्टीमेटली लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रियल पावर है, बट चीफ मिनिस्टर का जो ओपिनियन है उसको भी वो डिनाई नहीं कर सकते हैं अगर वो गलत नहीं है तो. तो ये 14 फरवरी 2019 को जजमेंट आया था और काफी लैंडमार्क जजमेंट था दिल्ली के गवर्नेंस को लेके. अब हम समझते हैं दिल्ली में चैलेंजेस क्या फेस करते हैं हम. दिल्ली इंडिया का नेशनल कैपिटल है. दिल्ली का हेल्थ सिस्टम, दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम, दिल्ली का सिक्योरिटी, ये इंडिया के दूसरे पार्ट के लिए एक मॉडल होना चाहिए. लाइक अगर मैं यूपी से दिल्ली में जा रहा हूँ और मैं देखूंगा कि वाह दिल्ली कितना डेवलप है, तो फिर मुझे लगेगा कि नेशनल कैपिटल इतना डेवलप है, नेशनल कैपिटल से मैं डेवलपमेंट के कुछ लेसन ले पाऊंगा और अपने रीजन में इंप्लीमेंट कर पाऊंगा. क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है तो वो इंडिया का एक पॉजिटिव इमेज सिंबलाइज करे. कोई फॉरेनर दिल्ली में आता है तो उसको हम ठीक से ट्रीट करें, कोई दिल्ली में आता है तो दिल्ली में डेवलपमेंट को देखे. बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये हो रहा है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे एरियाज में, मेजोरिटी ऑफ एरियाज में डेवलपमेंट गैप है, स्लम का डेवलपमेंट है, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज है. दिल्ली के अंदर जो हेल्थ सिस्टम है वो कंप्लीट शैटर है, एक्सेप्ट फ्यू बिग हॉस्पिटल. दिल्ली के अंदर क्राइम रेट बहुत हाई है, दिल्ली के अंदर ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, तो वो नेशन का नेगेटिव इमेज लेके आता है. और इंडिया के दूसरे पार्ट से दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना बेटर नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट दिल्ली, सम पार्ट ऑफ दिल्ली. दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न है. हिंदी न्यूज चैनल अगर आप देखेंगे तो इसको फेमसली कहा जाता है कि ये रेप कैपिटल ऑफ इंडिया है और क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया है. दिल्ली के अंदर पॉपुलरली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं एंड असेंबली है, बट उनके पास पावर नहीं है. मेरा ऐसा मानना है कि जो जनता के पास जाता है वोट लेने के लिए उसके पास रियल पावर होना चाहिए, बिकॉज सो दैट जनता कैन होल्ड देम अकाउंटेबल. बट वी हैव पॉपुलरली इलेक्टेड सीएम एंड असेंबली विदाउट मच पावर. और जब भी वो जनता के पास जाते हैं, जनता उनसे क्वेश्चन पूछती है तो वो कहते हैं कि देखो हमारे पास तो इतना पावर ही नहीं, हम काम कैसे करेंगे. उनको एक एस्केप रूट मिल जाता है. दिल्ली के अंदर मल्टीपल अथॉरिटी है गवर्न करने के लिए. डीडीए है, एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, और जिसकी वजह से कंफ्यूजन होता है कि कौन सा काम कौन करेगा. दिल्ली के अंदर डीले होता है वर्क को. एक फेमसली ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर फाइल ऐसे मूव करती है जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिस है और उसके अंदर फाइल कंप्लीट ऑसिलेट करती है, और फाइल कहीं पे रुकता ही नहीं है, एक टेबल से दूसरा टेबल, दूसरे टेबल से तीसरा टेबल, जस्ट टू फॉर डिलेइंग द थिंग. मल्टीपल अथॉरिटी है तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है. आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में फ्रिक्शन हुआ, बट पुडुचेरी के केस में आपने सुना होगा, दिल्ली के केस में सुना होगा, बिकॉज मल्टीपल अथॉरिटी है. और फ्रिक्शन तब वाइड हो जाता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पार्टी ए रूल कर रहा है और दिल्ली गवर्नमेंट पार्टी बी रूल कर रही है, देन फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है. दिल्ली के प्रॉब्लम के लिए बहुत डिफिकल्ट है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना. हम किसको अकाउंटेबल होल्ड करें, किसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करें? क्या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है,
क्या होम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? बट महाराष्ट्र के अंदर कोरोना वायरस के केसेस हो रहे, यस, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इज रिस्पॉन्सिबल। तो क्लियर कट जब पावर का डिमार्केशन होगा, देन इट विल बी इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिल्ली के अंदर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं इन सच ए स्मॉल एरिया। दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट गैप है, जो अनऑथोराइज कॉलोनी है, जो स्लम रीजन है। दिल्ली के अंदर हाई क्राइम रेट है, इन फेमसली इसको कहा जाता है क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, और जो हमारे लिए काफी शेमफुल है, बिकॉज नेशनल कैपिटल है, पूरे इंडिया के लोग आके वहां पे रहते हैं। दिल्ली को आप देखो तो आपको लगेगा कि ऐसा ये रियल इंडिया सिंबलाइज करता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी वहां पे हैं, बंगाल के लोग भी हैं, महाराष्ट्र के लोग भी हैं, इंडिया के डिफरेंट पार्ट, साउथ इंडिया के भी लोग हैं, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के लोग वहां पे आके रहते हैं, और ये कंप्लीट इंडिया को सिंबलाइज करता है। प्लस अर्बन एरिया की जो प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम, कंजेशन का प्रॉब्लम, वाटर का प्रॉब्लम, से मॉनसून में वाटर लॉगिंग का इशू, ये भी दिल्ली फेस कर रही है। तो ये दिल्ली के चैलेंजेस है। अब दिल्ली के प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं? लोकसभा इलेक्शन 2019 एंड दिल्ली असेंबली का इलेक्शन 2020, उस समय अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसका एक डिमांड था, बहुत पॉपुलर डिमांड था, कि दिल्ली को आप कंप्लीट स्टेटहुड दो, कंप्लीट स्टेट में उसको कन्वर्ट कर दो, जैसे गुजरात स्टेट है, राजस्थान स्टेट है। बट अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि जैसे गुजरात स्टेट है, वहां पे गुजरात के चीफ मिनिस्टर, गुजरात के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंप्लीट अथॉरिटी है, कंप्लीट पावर है। अगर वैसे ही हम दिल्ली को अगर स्टेट एक डिक्लेयर कर देते हैं, तो से फॉर कल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को आप दिल्ली से मूव करके कहीं और लेके चला जाओ। तो दिल्ली के अंदर इंपॉर्टेंट ऑफिसेस है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, एम्बेसीज है। तो ये सब इंपॉर्टेंट ऑफिस है। तो दिल्ली को अगर कंप्लीट स्टेटहुड हम देते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का अगर इनके ऊपर जुरिस्डिक्शन आता है, तो वो तो एक सुपर पावरफुल बन जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? दिल्ली को स्टेटहुड देना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कंडीशनल वीटो देना चाहिए, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल जाए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये गलत है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिसअप्रूव कर दे। तो गिविंग स्टेटहुड टू दिल्ली विद सेंट्रल गवर्नमेंट कंडीशनल वीटो। अभी जैसे गुजरात स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे वीटो नहीं है, तो एक कंडीशनल वीटो देना चाहिए, एब्सोल्यूट वीटो नहीं। वीटो मीन्स नेगेटिव पावर होता है, और क्लियर कट डिमार्केशन ऑफ पावर होना चाहिए कि ये वर्क दिल्ली गवर्नमेंट करेगी, ये वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ये वर्क एमसीडी करेगी। दूसरा, आप न्यू दिल्ली के एरिया को देखो, वहां पे राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, मिनिस्ट्रीज के ऑफिस हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, डिप्लोमेटिक ऑफिस है, एम्बेसीज है। इनको हमें यूनियन टेरिटरी रहने देना चाहिए, और अगर पॉसिबल है तो इनको हम एक जगह पे कहीं पे शिफ्ट कर दें। जैसे पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, तो ये तो शिफ्ट नहीं हो सकता, बट दूसरे जैसे डिप्लोमेटिक ऑफिस है, मिनिस्ट्री की ऑफिस है, दिल्ली के दूसरे रीजन में स्कैटर है, उनको क्यों नहीं हम एक जगह पे रख सकते हैं? और दिल्ली के बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उसको हम स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिल्ली का 11 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया था, जिसमें न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ये सारे रीजन आ जाते हैं मोस्टली। और बाकी दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, उसको क्यों नहीं हम स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट। इफ पॉसिबल हमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दें, विच विल हैव मेंबर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, टाइम टू टाइम मैटर को लेके कोऑर्डिनेट करेगा दोनों के बीच में। अगर हम और रेडिकल सोचें, तो हमें दिल्ली को यूनियन टेरिटरी रहने देना चाहिए। अभी दिल्ली के अंदर अरेंजमेंट ऐसा है, यू हैव यूनियन गवर्नमेंट, देन यू हैव दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन यू हैव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो हम दिल्ली के अंदर ये वाला अगर हटा देते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट को निकाल देते हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट रहेगा और सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली रहेगा। तो दिल्ली के अंदर हम लेजिस्लेचर को हटा दें, तो इससे एक ये फायदा होगा कि एमसीडी को थोड़ा और ज्यादा पावर मिल जाएगा, और यूनियन गवर्नमेंट जो से ब्रोडर वे में पावर को अपने पास कंसोलिडेट करके रखेगी। तो जब गवर्नमेंट के पास, वहां के असेंबली के पास ज्यादा पावर नहीं है, तो उसको डिसॉल्व करना भी एक सोल्यूशन हो सकता है।
तो ये पूरा दिल्ली के बारे में था कि दिल्ली में गवर्नेंस का अरेंजमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 14th Feb 2019 को क्या था, which was a landmark judgment. What is the challenges which Delhi is facing right now, and what is the solution for Delhi problem?